हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आशीष। और आज का हमारा टॉपिक है नाउन ऑफन कंफ्यूज। हाँ जी, वही टॉपिक है जो लोग ज़्यादातर यूज करते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक क्या है। तो आज उन सब कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो बेसिकली जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं या किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, आप सुनते हैं उस नाउन को लेकिन कंफ्यूज हमेशा रहते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक को समझ लिया जाए। पहला टॉपिक है हैबिट। हैबिट आप लोग डेली सुनते हैं कि हैबिट होता है क्या है। हैबिट अगर आप कोई भी डेली का वर्क करते हैं तो आपकी एक दिनचर्या में आ जाता है, जिसको आप प्रॉपर रूप से करते हैं। उसमें कुछ अच्छी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, लेकिन जरूरत है कि हैबिट आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है और अच्छाई बुराई दोनों है, प्लस माइनस रहती है। लेकिन हमारा मतलब है हैबिट है क्या वाकई में। तो यहाँ पर देखिए, इट्स प्रीटेंस टू इंडिविजुअल्स। तो ये किसी के अंदर हो सकती है, आदत तो सबके अंदर होती है, अच्छी बुरी। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पर है मोहन हैज फॉलन प्रे टू मेनी बैड हैबिट्स। यहाँ पर मोहन के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। और कौन सी बुराइयां हैं वो तो मोहन जानता है, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी आ सकती है। अगर वो सुबह उठेगा तो एक अच्छी आदत है, अगर नहीं उठता है तो ये बुरी आदत है। तो ऐसे ही हो सकती है। तो हैबिट में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप हैबिट की बात करेंगे तो एक निरंतर प्रक्रिया जो डेली आप रूटीन में करते हैं वो हैबिट के थ्रू आती है। दूसरा टॉपिक हमारा है हाउस। हाउस क्या होता है? हाउस को आपको बेहतर पता है कि आप किसी भी, जब हाउस आपके दिमाग में आता है तो एक ढांचा बन जाता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है हाउस का। लेकिन हाउस यहाँ पर जो सेंस नाउन के माध्यम से समझाया गया उसको समझ लेते हैं। इट इज अ बिल्डिंग टू लिव इन। यहाँ पर बात हो रही है कि जहां पर लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में, वो आपको हाउस के तहत आता है। हाउस मतलब मान लीजिए कि जहां पर पर्सन, वहां पर आपको मिलेंगे, या तो वो लोग रहते हैं या तो आप वहां पर कोई काम भी कर सकते हैं। जैसे वो इंडिकेशन है कि जहां पर स्ट्रक्चर है, पीपुल रहते हैं। तो ये हाउस का छोटा सा डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पर है दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। यहाँ पर एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि जो हाउस है वो किससे बना है। वो तो बना हुआ है आपके ब्रिक्स और स्टोन से, यानी मेरा मतलब है कि वो तो पत्थर और ईंटों से बना हुआ है और उसमें बहुत सारे स्टफ हो गए। तो ये हाउस को समझने का तरीका है, घर क्या होता है और घर कैसा होता है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। अगला टॉपिक है इसमें होम। अब हाउस और होम में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस होती है जिसे हाउस कहते हैं और होम कहते हैं। तो आज ये आपका ये डाउट एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बट आप मस्ट इस वीडियो को वॉच करते रहिए, बस एक एक टॉपिक को ध्यान सुनिए। हाउ होम का मतलब इट इज प्लेस वेयर वन लिव स्पेशली विथ वंस फैमिली। यहाँ पर जब होम की बात होती है तो कोई एक परिवार हमेशा वहां पे रहता है। एक ही परिवार के कई सदस्य रह सकते हैं। जहां पर आप कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, इसका मतलब आप अपने जो निजी स्थान है जहां पर आप रहते हैं वहां की बात कर रहे हैं। कोई भी अगर बोलता है कि मैं अपने घर हूं, आप उनके घर हैं, तो ये कहने का मतलब किसी का एक्चुअल स्थान है जहां पर लोग रहते हैं। कहने के लिए आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो वो जो प्लेस होते हैं वो समझ लीजिए पब्लिक प्लेस में आ जाएगा, लेकिन जहां पर आप रहते हैं वो आपका घर है। इसमें एग्जांपल में देखिए, इट इज क्वाइट लेट यू शुड गो होम नाउ। मतलब आपको देर हो गई है, आप घर जाइए। इसका मतलब है आप कहीं रुके हुए हैं और यहाँ पर एग्जांपल में आपको सिंपल कह रहा है कि आपको घर जाना चाहिए। तो हमारा सेंस है घर जाना। घर का मतलब कहाँ, कि आपका कोई स्थान है जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां पर आप रहते हैं, जो आपको शो करता है कि आप वहां के हैं। तो ये आपका होम और हाउस में फर्क है, कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। काज। काज प्रोड्यूस ए रिजल्ट। इसका मतलब है ये एक परिणाम को दिखाता है। कहने का मतलब है जब कभी आप काज के बारे में सुनेंगे तो आप इतना समझ लीजिएगा ये किसी परिणाम को ही दर्शाएगा, चाहे वो किसी तरह का परिणाम हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये समझ लीजिए एक ऐसा रिजल्ट शो करता है, आपकी टोटल एनालिसिस करके बताएगा कि आप इस लेवल पर थे और यहां से आपका परिणाम बदल गया था। एग्जांपल में द काज ऑफ एन अर्थक्वेक इज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उस प्लेट की वजह से ये सारे डैमेज हुए। तो वो एक कारण बना था काज का कि हाँ ये पृथ्वी में हलचल हुई थी, भूकंप आया था, लेकिन जो मेन रीजन था वो था कि जो आगे की तबाही थी, त्रासदी थी, ये चीज है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। रीजन। रीजन एक्सप्लेन और जस्टिफाई ए काज। मतलब किसी भी चीज को
स्पष्ट रूप से कहना ही आपका रीज़न है। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज़ में असमर्थ हैं तो आप एक उसका एक कारण पैदा करते हैं कि रीज़न देते हैं कि इस वजह से नहीं हुआ। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे थे और बिजली चली गई, तो आप बिजली को रीज़न बताएंगे कि इसके वजह से मेरा काम नहीं हुआ। तो ये हमने एक जस्टिफाई किया है, एक्सप्लेन किया इसके बारे में। एग्जाम्पल के रूप में समझ, देयर इज नो रीज़न वाई शुड बी हियर एट दिस मोमेंट। मतलब यहाँ पर कोई कारण नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है। अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक देख लेते हैं, सॉरी। एयर एंड विंड। एयर इज व्हाट वी ब्रीथ, व्हाट वी ब्रीथ मतलब कि आप जो सांस लेते हैं वो आपका एयर है। जैसे मान लीजिए सभी लोग, हर जितने भी जानवर हैं, चाहे हर चीज़ में कैलकुलेट कर लेंगे तो सब लोग सांस लेते हैं, सब लोग एलाइव है। तो ये आप एयर की बात करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है एयर और विंड में। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। वाटर एंड एयर सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। एग्जाम्पल में वाटर और एयर से ही टोटल लाइफ डिपेंड है, मतलब चलती है। विंड का मतलब होता है, विंड इज द करंट इन एयर दैट मेक्स द लीव्स द ट्रीज मूव। मतलब कि जो हवा पेड़ों पे चलती है वो हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन समझ में आता है कि हाँ ये विंड है, मूव हो रहा है, कोई भी चीज चल रही है। तो ये हवा होती है जो चारों तरफ हमें दिखाई देती है। लेकिन जो एयर होता है, एयर मतलब आप पर्टिकुलर आप सांस ले रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, ए कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, आप नोट करिएगा कि टेंस में कह रहा है वाज, मतलब ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। ये हवा चल रही थी, ना कि हमने देखा नहीं कि कब चल रही थी, लेकिन ये काम पास्ट टेंस में हुआ और आज भी साथ होता होगा। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारा अगला टॉपिक है मैन। इट इज द प्लूरल ऑफ मैन, मतलब कि ये बहुवचन संख्याओं को बोध करने के लिए हम मैन का प्रयोग करते हैं। मैन की स्पेलिंग में दो आता है, एक होता है यमयन, ये आपका यमियन। यहाँ पर बहुवचन संख्याओं का बोध होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से, ओनली मैन ऑफ कैरेक्टर कैन मेक ए नेशन ग्रेट। मतलब अच्छे लोग जितने प्रकार के अच्छी सोच रखते हैं वही हमारे नेशन को ग्रेट करते हैं। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ लिया जाए तो मैन का मतलब ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं प्लूरल के यानी बहुवचन के फॉर्म को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है पीपुल। पीपुल की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में जब भी आप पीपुल सोचेंगे तो लोग आने लगेंगे, और जब आप कहीं भीड़ की बात करेंगे तो वहाँ पर पीपुल होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, आप जेंडर की बात नहीं करते। जेंडर इक्वलिटी होती है, समानता ये होती है कि वहाँ पर मैन और वुमेन दोनों की बात होती है। मतलब फीमेल चाहे हो चाहे मेल हो, वो मतलब नहीं, मतलब ये है कि वो चीज़ यहाँ पर शो करती है पीपुल के माध्यम से। मोस्ट ऑफ पीपुल आर कंफ्यूज्ड। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी कभी आप पीपुल के बारे में सोचेंगे तो लोगों के बारे में सोचेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जेंटलमैन। जेंटलमैन, यहाँ पर जब जेंटलमैन की बात होती है तो जेंटलमैन किसे कहते हैं? तो बाहर की कंट्री में, चाहे इंग्लैंड की बात करें चाहे अमेरिका की, तो वहाँ पर जेंटलमैन उसे कहते हैं वो लोग जो ज़्यादातर टोपी लगा के, या टोपी होती है, हैट हो गई, तो वो लगाते हैं, उनको जेंटलमैन कहते हैं। और यहाँ पर इंडिया में अगर बात करेंगे तो आपकी पगड़ी हो जाती है, अगर पगड़ी उतर गई तो आपकी इज्जत चली गई। तो ये एक उदाहरण आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको जब कंफ्यूज नहीं होना, जेंटलमैन का कैरेक्टर भी होगा। चाहे आप कोई भी अच्छे हो सकते हैं जो अच्छा काम करेगा, चाहे आप एक अच्छे पर्सनालिटी हैं, आप फेमस हैं, तो आप जेंटलमैन के थ्रू आते हैं। मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब किसी के व्यक्तित्व की पहचान ही आपको जेंटलमैन की दिखाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, तो इनकी जो इमेज है मार्केट में चाहे कहीं भी लोग इन्हें पहचानते हैं, जानते हैं। मिस्टर शुभम इज अ जेंटलमैन, तो मतलब यहाँ पर शुभम जी को बताया जा रहा है कि शुभम जी जेंटलमैन है। जब इनके बारे में बात होती है तो लोग इनके बारे में अच्छाइयाँ बात करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉस्ट। यहाँ पर कितने लोगों को ये पता होगा कॉस्ट, और ये हमारा टॉपिक था प्राइस। यहाँ पर इसमें फर्क नहीं पता, समझ में आता है कि आखिर इन वर्ड का यूज किया कब जाता है। कॉस्ट और प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपको समझने का फर्क है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन एक्वायरिंग, प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी। मतलब आप किसी चीज में जब अपना पैसा पूरा लगाते हैं या किसी चीज को खड़ा करने में आपका पैसा लगता है, जो लागत लगती है वो कास्ट होती है। और कास्ट का सिंपल एग्जांपल ये है कि आप अगर कोई मकान बनाते हैं तो उसमें लगने वाले जो पैसे होते हैं वो कास्ट के माध्यम से आते हैं। जरूरी नहीं कि आप मकान में
कि एक मजदूर को कितना दिए थे, मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किए थे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि आपने कितना पैसा लगाया, चाहे वो कंपनी खड़ा करने में हो, चाहे मकान बनाने में हो, या किसी भी चीज को। यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक प्राइस, अमाउंट पेड बाय कस्टमर। कहने का मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हैं उसकी कुछ लागत होती है, उसको पेमेंट करते हैं, वो आपका प्राइस होता है। तो कॉस्ट और प्राइस में इतना ही फर्क है। ये पूरे होल की बात करें, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सामान की बात करें। आप कोई भी सामान खरीदते होंगे, मार्केट जाते होंगे, तो वहाँ पर आपको किसी भी सामान का एक लागत लगा होता है, उसको पेमेंट करना होता है, तभी आप उसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखा व्हाट इज प्राइस ऑफ दिस स्मार्टफोन। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसकी एक लागत है, लेकिन उसको पूरे होल जहां पर मैन्युफैक्चर होता है उसमें कास्ट की बात होगी। और जब कभी एक सामान की बात करेंगे तब वहां पर हम बात करेंगे प्राइस की। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पर एक कस्टमर, ए बायर ऑफ गुड्स। जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं तब आप कस्टमर होते हैं। आपको कस्टमर का सिंपल अर्थ, आप किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदेंगे तो आप हो जाएंगे कस्टमर। इसके बाद हमारा टॉपिक है क्लाइंट, वन हु एवर वनसेल्फ ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय समवन। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्लाइंट और कस्टमर में फर्क ये होता है, जब आप किसी कंपनी के लिए या कोई कंपनी अपने खुद के पर्सनल लोगों से डील करती है, या कोई भी बिजनेस व्यापार में और आगे बात करती है कैसे अच्छा किया जा सके, ऑफ ए बिजनेसमैन सो हाउ गुड इज प्रोडक्ट ऑफ सर्विस आर। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी कैसे प्रोडक्ट आपका अच्छा है, तो उसमें जो लोग काम करते हैं वो खुद एक क्लाइंट होते हैं, उनका सामान लेते हैं, उन्हें बेचते हैं, तो वो एक तरीके से प्रोवाइडर भी है और उनका मेन काम होता है कंपनी को बढ़ावा देना। और यहाँ पर कस्टमर में ऐसा कुछ नहीं, आप किसी सामान को आज खरीदे, कल आपने दूसरे कंपनी का ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंट होंगे वो उसी पर्टिकुलर चीज का काम करेंगे जिस प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं। अगला यहाँ पर है शेड और शेडो। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है शेड और शेडो में, कि वाकई शेड और शेडो में फर्क क्या है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिंपल रूप से आज आपके ये डेफिनेशन आप अगर देख रहे हैं तो आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेट ए प्लेस शेल्टर्ड बाय सन, मतलब जहां पर एक सूर्य की रोशनी पर्टिकुलर पड़ रही है, वो वहां पर एक छाया बनती है, उसी छाया के थ्रू आपका ये शेड होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे। द पीपल ट्री कास्ट ए नाइस शेड, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बहुत अच्छी छाया होती है, लेकिन ये सूर्य के रहते हुए सूर्य के बाद ये छाया गायब हो जाती है। तो ये बात हो रही है ये सन रिफ्लेक्टेड के थ्रू। और यहाँ पर शैडो, शैडो द डिस्टिंक्ट शैडो फॉर्म बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर शैडो अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं या वो शैडो की बात करें जो चीज रिफ्लेक्ट होकर बदलती है, उस चीज के बारे में यहाँ पर शैडो का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में द लायन सा इट्स शैडो इन वाटर एंड रोड इट इट, मतलब कि जो शेर है वो पानी में अपनी परछाई देखकर गुर्रा है, लेकिन ये तभी होगा जब वो अपनी परछाई को देखेगा, नहीं तो ये परछाई तभी बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब सन आ रहे हैं तो यहाँ पर परछाई बन चुकी है, बन भी रही है, लेकिन इस केस में शैडो की जो यहाँ पर जो बात हो रही है, परछाई तभी होगी जब जो शेर है वो पानी के पास जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ग्राउंड। आप भली बात इससे वाकिफ हैं कि ग्राउंड, आप जब भी आपके दिमाग में आता है तो आप सोच लेते हैं कि ग्राउंड ऐसी जगह होती है जहाँ पर खाली होता है, खेलने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। कहीं भी ग्राउंड हो सकता है, आपके बाहर कहीं भी जगह होगी आपके, तो वो एक ग्राउंड होगा। और ग्राउंड में सिंपल फॉर्म आप यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ लीजिए, द ग्राउंड इज स्लिपरी वॉक्स कंसिस्टेंटली, मतलब कि वो ग्राउंड है जहाँ पर फिसलने वाली जगह है, और ये ज्यादातर रेफर किया जाता है कि बाहर के लिए जगह पर। यहाँ पर अगला टॉपिक है फ्लोर। लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है ग्राउंड और फ्लोर में कि वाकई क्या फर्क है, उसको यहाँ पर आप ध्यान समझिए। इट इज द बेस ऑफ एन इंडोर स्पेस, मतलब घर में जो आपके सतह होती है घर के अंदर की, वो आपका फ्लोर होता है, चाहे वो ऊपर का फ्लोर हो चाहे वो नीचे का फ्लोर हो। फ्लोर तो कहने का मतलब है कि फर्श की बात हो रही है। आई सॉ माय बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, मैंने देखा मेरी किताब जमीन पर थी। जमीन कहने का मतलब ये घर के अंदर है, अगर ये ग्राउंड पे होती तो ये घर के बाहर बात हो रहा है। तो ज्यादातर लोग जब जब ग्रामर में कोई गलती करते तो इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है ग्राउंड और फ्लोर, चाहे वो रिटेन हो चाहे राइट हो, आप कहीं लिखते हैं समझते हैं तो मिस्टेक्स हो जाती है, तो कभी भी ये गलती ना करें। क्लाइमेट,
क्लाइमेट सब लोगों को पता है, क्लाइमेट किसकी बात हो रही है। क्लाइमेट मतलब एक पर्टिकुलर बात हो रही है कि टोटल जितने भी मौसम बदलते हैं सबको लेकर बात हो रही है। इट्स रेफर टू द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन। ये उन वेदर की बात हो रही है जो ज़्यादातर हमेशा बदलते रहते हैं। ये तीनों वेदर को लेकर बात हो रही है। द क्लाइमेट हैज चेंज मतलब मौसम बदल गया। यहाँ पर बात हो रही है क्लाइमेट का, सीधा सा रिलेटेड है कि ये ठंडी से गर्मी आ गई, लेकिन वेदर में थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, बस 1-2% है। इट रेफर टू द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर इन सर्टेन प्लेस एंड टाइम। मतलब इस समय गर्मी चल रही है तो ये जो समय टोटल जा रहा है ये वेदर के थ्रू आ रहा है। इस समय गर्मी का माहौल है, आपको ठंडी नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम जब बदलेगा, जब क्लाइमेट चेंज होगा तब ये आपका वेदर होगा। द सक्सेस ऑफ द क्रॉप डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। यहाँ पर एग्जांपल में कह रहा है कि वेदर पे डिपेंड करता है कि आपकी फसल अच्छी होगी खराब होगी। मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और गर्मी की जो फसल बोई है वहां पर ठंडी पड़ गई तो वो शायद फसल खराब हो जाए, क्योंकि वो गर्मी की फसल है। तो यही थोड़ा सा फर्क है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पर अब बचे हैं 2 टॉपिक, और ये 2 टॉपिक ये उन लोगों के लिए हैं जो ज़्यादातर इंग्लिश में गलतियाँ करते हैं लिखने में। इंसिडेंट और एक्सीडेंट उनके साथ होता है। और क्या गलती करते हैं पहले समझ लीजिए टॉपिक क्या कह रहे हैं। एक्सीडेंट ए डिजास्टर और डैमेज कहने का मतलब है आपकी रियल लाइफ आप सुनते होंगे कि इस रोड पे, इस चौराहे पर, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, कि ये उनको चोटिल हो गए, किसी कोई मर गया, चाहे कुछ भी ऐसी बात होती है। तो ये पर्टिकुलर ये बात हो रहा है ये डैमेज की। रहीम मेट विद सीरियस एक्सीडेंट मतलब आपके कोई संबंधी या सगे या कोई भी रिलेटेड जब एक्सीडेंट होता है तो आपके मन में एक ही बात आती है कि शायद उनको चोट लगी है, कुछ भी है। तो एक्सीडेंट का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी चीज टकरा रही है और उस टकराने का कोई रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट उसका थोड़ा सा दूसरा फॉर्म है। एक्सीडेंट हो गया इंसिडेंट, इंसिडेंट इवेंट और occurrence, दिस इज द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन माई लाइफ। मतलब अगर कोई बात की घटना, अगर आपके ऊपर किसी ने चोरी का इंजाम लगा दिया, अगर किसी ने भी आपके ऊपर गलत इंजाम लगाया है, या कभी आप किसी भी ऐसे टॉपिक फंसे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा या आपके संग कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। बातों की घटना के लिए कोई राज की बात हो गई, तो ये सारे चीज आपके इंसिडेंट में आते हैं। तो ये फाइनल टॉपिक हमारा खत्म होता है। वीडियो में आपको अगर लगा होगा कि मैंने कोई मिसअप कर दिया या मैंने किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में एक बार क्या 10 बार 1000 बार वीडियो वॉच करें, और आपके पास जो भी कोई कंफ्यूजन है नाउन रिलेटेड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।